हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नेक्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर आपको बताएंगे कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको जो ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, जो लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इस पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। एग्जैक्टली जो प्रोसेस होता है हमारा, देखिए, जब कोई आप सिस्टम पे वर्क करते हैं तो जैसे कि आप मान लीजिए कोई प्रोग्राम ही बना रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो आप जब प्रोग्राम बनाते हैं कोई सिस्टम पे तो उसे सेव कहाँ करते हैं। आपका प्रोग्राम जो सेव होता है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज, दैट मीन्स हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है ना। जब वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है तो हम उसे कहते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क में है, ठीक है ना। अब वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोग्राम और प्रोसेस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक वो आपका जो टेक्स्ट फाइल है जो लिखा हुआ है आपका, वो मेन मेमोरी, सॉरी, सेकेंडरी मेमोरी में है, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम, ठीक है ना। और जैसे ही वो एग्जीक्यूशन के लिए हमारा मेन मेमोरी में आता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी आपका सेकेंडरी मेमोरी में टेक्स्ट फाइल है, हम उस टेक्स्ट फाइल में बनता है प्रोग्राम हमारा। आपका प्रोग्राम जो है टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव है सेकेंडरी मेमोरी में। एग्जीक्यूटिंग के लिए जैसे वो मेन मेमोरी में आएगा, वही प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को हम सेकेंडरी मेमोरी में, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं टेक्स्ट फाइल को, वही जब मेन मेमोरी में आ जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है। समझ में आ गया आपका। दोबारा से बताता हूँ कि कोई भी फाइल जब वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होती है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। और जब वो एग्जीक्यूट होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए वो हमारी मेन मेमोरी में आती है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। अब यही प्रोसेस, क्योंकि जो सीपीयू होता है वो क्या करता है, वो मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करता है, वो मेन मेमोरी में जो प्रोसेस है उन्हीं को उठाता है, उन्हीं को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। तो मेन मेमोरी में जो एलिमेंट, जो हमारा पेजेस आता है प्रोग्राम का, या प्रोग्राम आए या पेजेस आए या प्रोसेस आए, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। वो प्रोसेस कहलाता है वो, ठीक है ना। इसके व्यापर हम डेफिनेशन जो है हमारे ऊपर देखिए क्या है जो लिखी हुई है। प्रोसेस क्या है, ए प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज, जो प्रोसेस है उसे हम क्या कह सकते हैं, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक, प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में आ गया, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। सेकंड, एन इंस्टेंस ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम। ठीक, रनिंग प्रोग्राम की कोई भी इंस्टेंस, जरूरी नहीं है कि पूरा प्रोग्राम आ जाए, प्रोग्राम में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, कोई एक इंस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी इंस्टेंस अगर हमारा रनिंग प्रोग्राम का आ गया प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर मेन मेमोरी, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। और थर्ड क्या डेफिनेशन है, द एंटिटी दैट कैन बी असाइन टू एंड एग्जीक्यूट ऑन ए प्रोसेस। ठीक, कोई भी एंटिटी जिसको हम असाइन करते हैं कि वो एग्जीक्यूट होनी है, तो वो कहाँ आएगी, वो मेन मेमोरी में आएगी। और मेन मेमोरी में आने का मतलब है कोई भी एंटिटी मेन मेमोरी की, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। क्योंकि सीपीयू, बार बार बता रहे हैं हम आपको, सीपीयू जो करता है वो मेमोरी, मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। और मेन मेमोरी में क्या पड़े होते हैं हमारे पेजेस, वो क्या होते हैं पेजेस, वो प्रोसेस कहलाते हैं हमारे, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर रखा है। ठीक, यहाँ पे देखिए सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है ना। इस सेकेंडरी मेमोरी में स्पेस, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी बहुत है, ठीक है ना। तो इसमें पेज P1 P2 P3 P4 P5 पड़े हैं, ठीक है। अब ओएस क्या करता है, ओएस का काम क्या है कि इस प्रोग्राम को उठाकर मेन मेमोरी में लेके आना। दैट मीन्स कि ओएस जैसे ही इस प्रोग्राम को उठा के मेन मेमोरी में लाता है, किस चीज़ के लिए, वो प्रोसेसिंग कराने के लिए सीपीयू के थ्रू, ठीक है ना। तो उस प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो यहाँ था वो यहाँ पर आकर क्या बनेगा, वो प्रोसेस बन गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर जो है ओएस क्या करता है, अब ओएस क्या करता है, ओएस मैनेज ऑल प्रोसेस इन द मेन मेमोरी। जो ओएस है वो सारे प्रोसेसों को मेन मेमोरी में मैनेज करता है, ठीक है ना। सेकंड, सीपीयू प्रोसेस वन प्रोसेस। सीपीयू क्या करता है, एक प्रोसेस को एक ही टाइम पर एग्जीक्यूट करता है। आप जानते हैं एक सीपीयू है, डेफिनेटली एक सीपीयू तो एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। हम क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं, सीपीयू एक समय में केवल एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज विच प्रोसेस गो टू द सीपीयू फर्स्ट। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस चीज़ को भी मैनेज करता है कि कौन सा प्रोसेस, क्योंकि मेन मेमोरी में तो हमारे बहुत सारे प्रोसेस हैं, कौन से प्रोसेस को पहले सीपीयू को हमें एग्जीक्यूट करवाना है, ये भी ओएस का ही काम होता है, ठीक है ना। सेकेंड है, नेक्स्ट है, ओएस मैनेज इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज। जो ओएस है वही शो करता है, वही मैनेज करता है किसको, इनपुट को और आउटपुट रिसोर्सेज को। आप इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज जानते ही हैं, कीबोर्ड माउस, लाइक इनपुट प्रिंटर, स्कैन एंड अदर प्लॉटर,
ठीक है ना, एंड दैट इज द डिवाइस इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना, आउटपुट रिसोर्सेज, ठीक है। सीपीयू पिक ए प्रोसेस, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस को पिक करता है वन बाई वन फॉर एग्जीक्यूट। सीपीयू एक प्रोसेस को उठाता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरे को उठाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, तीसरे को उठाएगा, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मीन्स कि वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उठाता है, मे बी फॉल्ट होता है, नहीं होता है, एग्जीक्यूशन पूरा होता है, नहीं होता है, वो बात की कंडीशंस हैं, लेकिन सीपीयू का काम है प्रोसेस को उठा के एग्जीक्यूट करना, ठीक। आई थिंक यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा प्रोग्राम क्या है, प्रोसेस क्या है, सीपीयू क्या काम करता है, किस तरीके से सेकेंडरी मेमोरी से हमारा ओएस उठा के उसे मेन मेमोरी में लेके आता है, वो प्रोग्राम प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, सीपीयू क्या करता है, एक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, टास्क की बात करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट टास्क एक ही है, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। वो किस में होता है, वो टेक्स्ट फाइल में होता है, ठीक है ना। एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है वो मेन मेमोरी, तो उसे हम वो क्या बोल देते हैं, प्रोसेस, मेन मेमोरी में आया, ठीक है। ये प्रोसेस क्या करता है, परफॉर्म ऑल टास्क मेंशन इन अ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में जितनी भी टास्क होते हैं उनको ये परफॉर्म कराता है। इट डिवाइड इन 4 सेक्शन, ये 4 सेक्शन बढ़ता है हमारा। कौन कौन से 4 सेक्शन आप देखिए, ये 4 सेक्शन हमारा, पहला है स्टैक, सेकंड हीप, थर्ड डेटा एंड फोर्थ इज अ टेक्स्ट, ठीक है ना। अब इसको क्लियरली समझ लेते हैं कि स्टैक, स्टैक के अंदर 2 ऑपरेशन होता है, आपको पता ही है, पॉप एंड पुश। दैट मीन्स कि पॉप करना या पुश करना, ठीक है ना। तो स्टैक का मतलब है इट कंटेन टेम्पररी डेटा, जरूरत पड़ेगी तो पुश करेगा, नहीं जरूरत पड़ी तो पॉप हो जाएगा वो, ठीक है ना। इट कंटेन टेम्पररी डेटा सच एज फंक्शन होते हैं, पैरामीटर वैल्यूज होती हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, जिसे समय पे जरूरत होती है तो पुश कर लेते हैं, अदरवाइज पॉप कर देते हैं, ठीक है ना। हीप, हीप क्या है, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी टू प्रोसेस ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम के लिए, रन टाइम जब कोई प्रोसेस हमारा रन हो रहा होता है तो उस समय उसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करता है वो हीप जो है वो डायनेमिकली एलोकेटेड करता है, मेमोरी प्रोसेस को रन कराता है, उसके बाद वो लौट के वहीं आ जाता है, ठीक है ना। उसको जो मेमोरी को उसको फ्री कर देता है वो, ठीक है ना। उसके बाद है डेटा, डेटा क्या है हमारा, डेटा कंटेन ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। डेटा के अंदर ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं हमारे, आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स को, ठीक है ना। उसका टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट इट इंक्लूड द करंट एक्टिविटी, टेक्स्ट के अंदर जो भी हम करंट एक्टिविटी डालते हैं, विच इज रिप्रेजेंट बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर, ठीक है ना। तो प्रोग्राम काउंटर हमारा कहाँ पर होता है, प्रोग्राम कहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करता है, हमारा टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। एंड द कंटेंट ऑफ प्रोसेस इज रजिस्टर, और कहाँ पे भी प्रोसेस कर देता है, रजिस्टर के लिए प्रोसेस करता है। जो भी हमारा प्रोसेस सीपीयू जो भी एग्जीक्यूट करेगा वो क्या करता है, अपने रजिस्टर पर होल्ड करता है, उसको फिर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस रजिस्टर के अंदर वहाँ पर जाके ये सेव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया प्रोसेस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, चारों पार्ट में स्टैक, हीप, डेटा एंड टेक्स्ट होते हैं, ठीक है ना। जो हमने ये एरो लगा रखा है, ये ऊपर नीचे का मतलब है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, दैट मीन्स कि प्रोग्राम जो है वो फॉल्ट हो जाएगा, ये ओवरलैपिंग नहीं होती इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन में देखिए कि हमने कंपैरिजन कर रखा है प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में। अगर बेस की बात करें तो प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप जानते हैं बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिलाकर तब एक प्रोग्राम बनता है। प्रोसेस क्या है, व्हेन ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इट नोन एज ए प्रोसेस, आप जानते हैं जब प्रोग्राम क्या है, जब मेन मेमोरी में आ जाएगा ये प्रोसेस कहलाएगा। नेचर क्या है इसका, है पैसिव और इसका एक्टिव। पैसिव क्यों है, क्यों क्यों इसलिए क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी सेव रहता है, जब तक जरूरत ही नहीं है वो सेव पड़ा रहेगा, जैसे ही हम उसको मेन मेमोरी लाएंगे देन तब वो एक्टिव होगा। सेम चीज़ देखिए, प्रोग्राम कहाँ पर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, पैसिव कंडीशन में है वो, जैसे ही वो हमारा मेन मेमोरी में आएगा वो किस कंडीशन में आएगा, वो एक्टिव कंडीशन में आएगा, ठीक है ना। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मीन्स लॉन्गर लाइफ टाइम है प्रोग्राम की। अब सेफ हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है तो डेट मीन्स आज देखिए आप 1 साल बाद देखिए वो सेफ ही रहेगा आपका, दैट मीन्स इसकी जो लाइफ टाइम इसकी लॉन्गर है। प्रोसेस की लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि इसलिए लिमिटेड है बेटा क्योंकि मेन मेमोरी में ही वही एलिमेंट आएगा जिसको एग्जीक्यूट होना है, और वो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेन मेमोरी फ्री हो जाएगी, दैट मीन्स का जो लाइफ टाइम वो लिमिटेड है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है प्रोग्राम के लिए हमारी, वो क्या रिसोर्सेज है, इट इज स्टोर्ड ऑन डिस्क इन सम फाइल्स, ठीक है, सम फाइल के रूप में ये स्टोर रहता है हमारा डिस्क के अंदर।
नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर रिसोर्स, कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए उसको कि जी ये सेव है तो ये सेव होने की कौन सी कंडीशंस है। सीधी सी बात है, हार्ड डिस्क स्पेस है, कोई भी प्रोग्राम आप सेव कर देते हैं, बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो उस फॉर्मेट में होना चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट रखता है, ठीक है ना। अब प्रोसेस जो है हमारा इसमें देखिए, इट रिक्वायर रिसोर्सेज, प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए। रीजन रिसोर्सेज का क्या है, सीपीयू चाहिए उसको, ठीक है। प्रोसेस कौन करेगा, उसको सीपीयू करेगा ना। मेमोरी चाहिए, कहीं जाकर वो जब मेन मेमोरी से कहीं जाकर वो प्रोग्राम स्टोर होगा, सीपीयू के लिए जो प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, जो प्रोसेसर के लिए, जो सीपीयू के लिए जो प्रोग्राम जाके स्टोर होगा, उसको कहीं ना कोई रजिस्टर चाहिए, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड मेमोरी। और इनपुट आउटपुट डिवाइस, मान लीजिए कोई प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करवाना, उसका आउटपुट ही प्रिंट हो, अब प्रिंटर ही आपका ऑफ पड़ा हुआ है, नहीं है लाइन में, तो क्या होगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इनपुट चाहिए, मान लीजिए किसी को कीबोर्ड की आवश्यकता है, जिस वक्त आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है उसमें कीबोर्ड के थ्रू कोई कमांड देनी है या माउस के थ्रू कोई कमांड देनी है, क्लिक करना है, और क्लिक के लिए माउस ही नहीं है हमारे पास, कीबोर्ड ही नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट फॉल्ट हो जाएगा वहाँ, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे पास, ठीक है ना। अब नोट जो लिखा है इसमें देखिए गौर से, इट इज़ पॉसिबल दैट 2 और मोर प्रोसेस विल बी एसोसिएटेड विद द सेम प्रोग्राम। डेफिनेटली 2 और मोर प्रोसेस एक साथ किसी एक प्रोग्राम के अंदर हो सकते हैं। लाइक दैट, मैंने एग्जांपल लिया है, ए यूजर इनवॉइस में कॉपी ऑफ अ वेब ब्राउजर प्रोग्राम, ईच ऑफ दीज अ सेपरेट प्रोसेस। आप देखिए कभी आपने अपने सिस्टम पे, हम मान लीजिए गूगल का कोई गूगल क्रोम ही खोलते हैं, गूगल क्रोम में हम क्या करते हैं, नए न्यू टेब करके बहुत सारे गूगल के पेजेस, उसके क्रोम के पेजेस खोल लेते हैं, जिसमें हम सर्च कर सकते हैं। किसी मेल खोल लिया आपने, किसी में यूट्यूब चला लिया आपने, किसी में किसी वेबसाइट को सर्चिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स हर एक के अंदर क्या हो रहा है, सेपरेट प्रोसेस चल रहे हैं। लेकिन है क्या वो, गूगल क्रोम जो है वो एक तो है एक ब्राउज़र ही, दैट मीन्स एक ब्राउज़र, दैट मीन्स एक प्रोग्राम के वो सारे के सारे प्रोसेस हैं। आप 10 भी अगर क्रोम के पार्ट खोलेंगे ना, वो सारे एक ही प्रोग्राम, दैट मीन्स ये ब्राउज़र के ही सारे के सारे प्रोसेस हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा बेटा, इसलिए क्योंकि सिलेबस बहुत है, टाइम कम है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके बात को समझिए, और कोई क्वेरी हो तो आप उसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस स्टेट की। अब देखिए, मैंने प्रोसेस स्टेट का मतलब है कि कोई प्रोसेस, अब प्रोसेस स्टेट का मतलब आप समझ जाइए कि प्रोसेस का मतलब ये प्रोग्राम हमारा कहाँ पहुँच चुका है, मेन मेमोरी में है। तब वहाँ मेन मेमोरी के अंदर जब वो सीपीयू से इंटरेक्ट करेगा हमारा, तो किस तरीके से हमारी स्टेट्स कंडीशन क्रिएट होंगी, ठीक है ना। बात करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस स्टेट, अब प्रोसेस बना कैसे, वहाँ से लेके और प्रोसेस एग्जीक्यूशन तक की बात करेंगे हम, ठीक है ना। जो क्या लिखा है देखिए मैंने, व्हेन ए प्रोसेस एग्जीक्यूट, जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट है, इज पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेट, ठीक है, डिफरेंट स्टेट से निकलता है। दी स्टेजेस में डिफर इन अ डिफरेंट ऑपरेटिंग, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफर कर सकती हैं। इन जनरल, अब जनरल टर्म में हम बात करेंगे तो इस जो हमने स्टेट देखे 5 ही हैं हमारे पास स्टेट, वो हम बात करते हैं, ठीक है ना, जनरल टर्म के लिए, ठीक है ना। पहली क्या है, पहली है हमारी देखिए न्यू या स्टार्ट, सेकंड रेडी, थर्ड रन, फोर्थ वेट ए ब्लॉक, एंड फिफ्थ इज अ कंप्लीट और टर्मिनेटेड, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। न्यू स्टार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी में जो कोई प्रोग्राम है, अगर जैसे ही मेन मेमोरी में आएगा, दैट इज़ अ न्यू स्टेट, दैट इज़ अभी भी ये क्रिएट हुआ है, अभी भी यहाँ पर आया है, दैट इज़ कॉल्ड द न्यू स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है ना। प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट हो, यहाँ से प्रोग्राम यहाँ उठ के आ गया, दैट इज ए प्रोसेस, दैट इज न्यूली प्रोसेस स्टार्टेड है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वही बात है, प्रोग्राम विच इज गोइंग टू बी पिक्ड बाय द ओएस इनटू द मेन मेमोरी में जैसे ही पहुँचता है, उसे हम बोलते हैं न्यू स्टेट या स्टार्ट द प्रोग्राम, ठीक है ना, स्टार्ट द प्रोसेस, सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा सेकंड रेडी, ठीक है, सेकंड है रेडी की बात कर रहे हैं हम। रेडी में क्या कह रहा है ये, रेडी में कह रहा है व्हेन एवर ए प्रोसेस इज क्रिएटेड, जैसे आपका प्रोसेस क्रिएट हो गया, न्यू आ गया, उसके अंदर प्रोग्राम उठ के मेमोरी आ गया, क्रिएट हो गया, इट डायरेक्टली एंटर इन द रेडी स्टेट इन विच इट वेट फॉर सीपीयू। अब ये स्टेट जो है वो रेडी स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि सीपीयू चाहिए इसके लिए, भाई आया ही कि इसलिए मेन मेमोरी में प्रोसेस होने के लिए, तो रेडी स्टेट में आ गया।
द प्रोसेस विच आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन एंड रिसाइड इन द मेन मेमोरी आर कॉल्ड रेडी स्टेट। जैसे ही वो मेन मेमोरी है वो सारा रेडी। अब यहाँ से P1 P2 P3 P4 जैसे सेकेंडरी मेमोरी में ही हमारे, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी से उठ के मान लीजिए मेन मेमोरी क्या करता है, उसका जगह जितनी होती है ज़्यादा वो मैक्सिमम पेजेस को अपने अंदर स्टोर करता है, जिससे कि CPU हमारा आइडल ना हो, ठीक है ना। जितने भी सारे की हमारे पेजेस पड़े हुए हैं मेन मेमोरी के अंदर, हर फ्रेम के अंदर जो पेजेस पड़े हुए हैं ये क्या सारे रेडी स्टेट में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, प्रायोरिटी बेसिस पे उसको सेट करेगा कि कौन से प्रोसेस को CPU को पहले देना है, ठीक है ना। CPU उस हिसाब से वो एग्जीक्यूशन करेगा। तो जितने भी प्रोसेस हमारे मेन मेमोरी में होंगे दैट इज कॉल्ड द रेडी स्टेट में आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में क्या होता है हमारा, देखिए बताता प्रोसेस के रेडी के बाद क्या है रनिंग स्टेट, ठीक है ना। रनिंग स्टेट में क्या हुआ, वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट विल बी चूजन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। बता चुके हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेगा किस प्रोसेस को हमें आगे एग्जीक्यूट करवाना है, डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस तरीके से किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, क्या कंडीशंस हैं, वो आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द प्रोसेस दैट इज assigning by the CPU, that process is in a running state. The process that is assigning by the CPU के द्वारा जो असाइन किया गया है ये प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द रनिंग स्टेट। वो रनिंग स्टेट में कौन सा प्रोसेस, अब 3 प्रोसेस हैं, इनमें से कोई एक प्रोसेस CPU ने ले लिया, तो वो जो P1 मान लीजिए P1 ले लिया, तो P1 इज कॉल्ड द रनिंग स्टेट। P1 जो रनिंग में आ गया, ये तो हमारे क्या अभी मेन मेमोरी में है, अभी ये रनिंग में आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वेट, देखिए फिगर के अकॉर्डिंग दोबारा से आप दिखाते हैं फिगर में, दैट इज अ वेट ऑफ ब्लॉक, ठीक। वेट कंडीशन में क्या कह रहा है, व्हेन ए प्रोसेस वेट फॉर ए सर्टेन रिसोर्सेज। वेट क्यों करना, उसे प्रोसेस को वेट क्यों करना, मैंने आपको पहले बताया था कि वेट इसलिए करता है क्योंकि वहां पर उससे जरूरत पड़ती है CPU की। CPU तो मिल गया उसको, फिर जरूरत पड़ती है हमारी उसको रिसोर्सेज में इनपुट आउटपुट की, ठीक है ना। तो वही है रिसोर्सेज, certain resources or the input output, then OS move this process to the wait। अब अगर इनपुट आउटपुट नहीं मिलते हैं उसको तो क्या करेगा, उसे वेट कंडीशन में डाल देगा, एंड असाइन द CPU टू द अदर प्रोसेस। उसको इसको वेट में डाल देगा वो, और फिर सेकंड प्रोसेस को उठा लेगा वो, ठीक है ना, क्योंकि CPU हमारा आइडल नहीं रह सकता, ठीक है ना। जैसे ही इसको यहाँ क्या, इसको P1 को इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी हमारी सोर्सेज की, तो क्या करेगा, इसको यहाँ से वेटिंग स्टेट में डाल देगा, और उसके बाद P2 रिसोर्सेज को उठा लेगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है ना। फिफ्थ लास्ट देखिए, लास्ट है हमारी ये टर्मिनेटेड या कंप्लीट। यहाँ पे प्रोसेस जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ भी है। व्हेन ए प्रोसेस फिनिश्ड इट एग्जीक्यूशन इट कम इन द टर्मिनेट स्टेट। अगर वो फिनिश हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, तो किस स्टेट में आ गया, वो टर्मिनेट स्टेट में आ गया। नोट में मैंने क्या लिखवाया, देखिए फॉर एक्सटेंडेड स्टेट डायग्राम वी नीड सम स्टेट ऑल्सो। अगर हम इस स्टेट डायग्राम को थोड़ा सा, बेसिकली आपका यही है स्टेट डायग्राम, बेसिकली स्टेट डायग्राम यही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही स्टेट डायग्राम है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करें तो हमारे पास 2 कंडीशन और अराइज होंगी। फर्स्ट इज कॉल्ड द सस्पेंड रेडी एंड नेक्स्ट इज सस्पेंड वेट। रेडी कंडीशन के लिए सस्पेंड और वेट कंडीशन के लिए सस्पेंड, ठीक है ना। अब रेडी कंडीशन सस्पेंड क्या कि अगर रेडी हुआ और रेडी होने के बाद वो प्रोसेस में CPU के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसे इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़े, तो वो रेडी में आकर करेगा क्या, वो उसे तो लौट के दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेन मेमोरी में तो वही प्रोग्राम आएंगे जिनको एग्जीक्यूशन के लिए जाना है। अब पता लगा एग्जीक्यूशन जाने के लिए पहले उसे इनपुट की आउटपुट की जरूरत है। अब हमारे पास ना तो इनपुट है या आउटपुट, कोई भी एक चीज़ नहीं है, तो क्या करेगा, वो सस्पेंड हो जाएगा रेडी के लिए, ठीक है ना। सस्पेंड रेडी में पहुंचने के बाद अगर मिल गया उसको तो वो दोबारा से मेन मेमोरी में आ जाएगा, अदरवाइज वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। सस्पेंड वेट का मतलब क्या है, वेट कंडीशन में है हमारा। अब वेट कंडीशन में क्यों गया है, क्योंकि हमारा रन जब हो रहा था, CPU उसे जब रन कर रहा था तब उसको जरूरत पड़ी थी इनपुट आउटपुट की। तो जब उसको आउटपुट या इनपुट की जरूरत पड़ी थी, जब रन हो रहा था प्रोग्राम, तब उसने CPU ने उसको वेट कंडीशन में डाल दिया था। अब वेट कंडीशन में आने के बाद अगर उसको एक टाइम स्लॉट के अंदर जो उसने टाइम ले रखा है CPU ने कि इतने देर तक उसको CPU को उसे होल्ड करना है या रखना है प्रोसेस के लिए, उतने में अगर उसे इनपुट आउटपुट नहीं मिला, वो क्या करेगा, वो उसे वेट सस्पेंड में कर देगा, ठीक है ना। अगर वहां पर उसे मिल गया उतने टाइम स्लॉट के अंदर, तो वो एग्जीक्यूशन के लिए दोबारा से उसे कॉल कर लेगा, अदरवाइज वहां से वो फॉल्ट हो जाएगा, या तो वो रेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है ना।
तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। सस्पेंड रेडी में देखिए, ए प्रोसेस इज इन द करंट रेडी स्टेट विच इज मूव टू द सेकेंडरी मेमोरी। मैं बोला था ना कि सेकेंडरी मेमोरी मूव कर जाएगा फ्रॉम द मेन मेमोरी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज इज इन द सस्पेंडेड रेडी स्टेट। ठीक है ना। अब सस्पेंड वेट का मतलब क्या है? if the process in a wait state require resources and if there is a lack of resources, the operating system remove that process and put in the secondary memory। मतलब अगर वेट की कंडीशन में, रन कंडीशन वेट हुआ, रन मतलब सीपीयू ने से प्रोसेस किया, वहाँ पर इनपुट की जरूरत पड़ी तो क्या करेगा? उसे मेन मेमोरी में डाल देगा वो। अब मेन मेमोरी में डालने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्यों रखेगा वो मेन मेमोरी? वो क्या करेगा? उसको भी जाके सेकेंडरी मेमोरी डाल देगा, क्योंकि मेन मेमोरी जितनी खाली रहेगी नया प्रोसेस आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो जब उसको वो प्रोसेस जो हमने जो सस्पेंड किया है, वेट किया है जिसको, अगर उसको वो उसका इनपुट और रिसोर्सेज मिल जाएगा, वो उससे दोबारा से मेन मेमोरी में कॉल कर लेगा और फिर एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा। ठीक है। द प्रोसेस कंप्लीट द एग्जीक्यूशन वंस मेन मेमोरी गेट अवेलेबल। ठीक है ना। अगर वो दोबारा से जब उसको रिसोर्सेज मिल जाएंगे उसके, तो अब मेन मेमोरी में जगह मिल जाएगी उसको, दोबारा आ जाएगा वो, एंड देयर वेट इज फिनिश। उसका वेट जो है वो फिनिश हो जाएगा वो। ठीक है ना। अब देखिए मैंने जो स्टेट डायग्राम बनाया ये कंप्लीट स्टेट डायग्राम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वही स्टेजेस हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेट। ठीक है ना। अब हमारे पास शेड्यूलर है, शेड्यूलिंग करते हैं हम। किस तरीके से शेड्यूलिंग करेंगे, कहाँ पर? देखिए न्यू या क्रिएटेड होगा, न्यू जब क्रिएट होगा तो वो रेडी के लिए आएगा, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। ठीक है ना। अब रेडी से अगर सस्पेंड रेडी में जाएगा तो उसे बोलेंगे मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। अब रेडी से अगर वो रनिंग में आ रहा है, रनिंग के लिए आएगा, सबसे कम समय लगता है हमारा यहाँ पर, क्योंकि प्रोसेस जैसी हमारा रेडी से रनिंग में आता है तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है, क्योंकि हमारा सीपीयू जो है वो आइडल नहीं होना चाहिए। आइडल नहीं होगा दैट मीन वहाँ पे स्पीड जो है उसकी प्रोसेसर की हमारी बहुत फास्ट होती है। ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग सबसे ज़्यादा होती है हमारी कहाँ पर? रेडी से रनिंग के बीच में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा सीपीयू है। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है। उसके बाद रनिंग के बाद टर्मिनेट हो जाता है। अगर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इनपुट आउटपुट की या अदर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे टाइम क्वांटेशन है, एक्सपायर हो गया, या प्रायोरिटी बेसिस पे कोई दूसरा प्रोसेस आ गया उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो क्या वो वेट स्टेट में चलाएगा। वेट स्टेट में जाने के बाद अगर उसका वो जो मिल गया उसको, आई देखिए लिखा है मैंने इनपुट रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ रही है, तो वेट स्टेट में आ गया वो। अब वेट स्टेट में आने के बाद अगर वो इनपुट कंप्लीट हो गया तो रेडी स्टेट में आ गया वो। ठीक है ना। रनिंग से रेडी में जब जाएगा, अगर उसे वो वहाँ पर पता लगता है कि टाइम क्वांटेशन है, उसमें इतनी देर लग गई प्रोसेस होते होते, तो क्या रेडी स्टेट में दोबारा चलाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस हमारा जो है वो आइडल नहीं होगा, किसी को इतनी देर तक वो होल्ड नहीं करता है वो। वेट कंडीशन में बताया था मैंने आपको कि सस्पेंडेड वेट होगा। यहाँ पर भी हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलिंग है। सस्पेंडेड वेट का मतलब है कि इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ रही है, अगर मिल जाता है इसको तो ये कहाँ पर कर देता है हमारा? मिल जाएगा तो वेट स्टेट में आ जाएगा, वेट से फिर रेडी में चला जाएगा वो। और अगर नहीं मिलता है तो कहाँ पे पहुँच गया? देखिए प्रोसेस हैज़ कम्प्लीटली इनपुट आउटपुट बट सस्पेंडेड ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज नहीं मिले, इनपुट आउटपुट तो ऑपरेशन तो उसके हो गए, लेकिन सस्पेंडेड हो गया वो लैक ऑफ रिसोर्सेज, और भी रिसोर्सेज की वजह से वो सस्पेंड हो गया वो। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से रेडी से सस्पेंड रेडी में गया वो। हमने बताया था अभी कंडीशन की रेडी से सस्पेंस रेडी में कब जाएगा? जब उसको इनपुट आउटपुट सेम चीज़, इनपुट आउटपुट अदर रिसोर्सेज की जहाँ पर जब कमी होगी वहीं से वो रेडी, जब रेडी से वो रनिंग में जाएगा, प्रोसेसर के लिए जाएगा, और वहाँ पर रेडी होते वक्त दैट मीन्स कि प्रोसेस मेन मेमोरी में जो हमारी रेडी स्टेट में मेन मेमोरी में जो हमारा पड़ा हुआ है पेजेस या जो भी हमारा प्रोसेस पड़ा हुआ है, वो सस्पेंड जब जाएगा, जब इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए तो क्या करेगा? वो सस्पेंड रेडी कर देगा, और अगर इनपुट आउटपुट मिल गया तो रिज्यूम करके फिर रेडी हो जाएगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग है, यहाँ पर हमारी मीडियम टर्म शेड्यूलिंग है, यहाँ पर हमारी सबसे कम शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है। ठीक है। अब प्रोसेस दो तरीके से टाइम लेता है हमारा। एक तो सीपीयू टाइम लेता है हमारा प्रोसेस करने में, सीपीयू के ऊपर जब प्रोसेस पहुंचेगा तो सीपीयू कितनी देर में उसे प्रोसेस कर रहा है। ठीक है ना। और इनपुट आउटपुट टाइम, दैट मीन्स कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इनपुट आउटपुट टाइम कितना चाहिए हमें, कितना लगा हमें। ठीक है ना। तो दो तरीके से प्रोसेस हमारा टाइमिंग लेता है, सीपीयू टाइम और इनपुट आउटपुट टाइम। ठीक है ना। अब हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज की बात करें कि इन तीनों के अंदर किसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो सब डेफिनेटली शॉर्ट टर्म फ्रीक्वेंसी की, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग की फ्रीक्वेंसी हाई होगी। इसलिए क्योंकि ये
क्या है, इसको एग्जीक्यूशन करना है, फटाफट फटाफट सीपीयू को प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करना है, तो सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी हमारी शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग की, उसके बाद मीडियम टर्म शेड्यूलिंग की, उसके बाद लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। क्यों? क्योंकि हमारा न्यू का मतलब क्या है, मेन में हमारे सेकेंडरी मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बहुत पड़े हुए हैं। रेडी स्टेट में कौन से आएंगे, वो जिन्हें प्रोसेस होना है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ से देखिए कि जब हमारा रेडी में जाएगा तो मान लीजिए उसमें 100 प्रोसेस पड़े हैं, लेकिन हमारी मेन मेमोरी में फ्रेम ही केवल 10 है, तो 10 ही तो आएंगे उसमें से, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम लगता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग यहाँ पर होती है। ये मेन मेरा जो है बताता मैंने एक्सटेंडेड प्रोसेस स्टेट डायग्राम है मेरा, आपसे गौर से देख लीजिए एक बार। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोसेस स्टेज ट्रांजिशन की। अब प्रोसेस स्टेज ट्रांजिशन क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है, केवल ये फिगर को ही कॉपी हुआ है। आप देखिए कि स्टार्ट से रेडी गया, रेडी से रन गया, रन से रेडी गया, और फिर रन से वेट गया, और वेट से रेडी गया, और रन से टर्मिनेट हुआ। तो दैट मीन कितने हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट मीन्स 6 ट्रांजिशन हुई है हमारी। वही 6 ट्रांजिशन मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखी हैं, आप देख लीजिए। फर्स्ट का मतलब है न्यू से रेडी। देखिए देख लीजिए, आप एक बार दिखा देते हैं, न्यू से रेडी गया। जब न्यू से रेडी गया दैट मीन्स कि वो क्रिएट हो गया। ठीक है ना, किस चीज़ के लिए एडमिटेड हो गया, किसी के लिए, प्रोसेस होने के लिए। सेकंड, रेडी से रनिंग गया। देखिए रेडी से रनिंग गया तो डिस्पैच हो गया, वो रेडी से रनिंग गया तो क्या हुआ, डिस्पैच हो गया। ठीक है ना। अब रनिंग से रेडी गया, अब देखिए रेडी से रनिंग से रेडी गया तो क्या हो गया, वो टाइम रन आउट हो गया वो। ठीक है ना। उसके बाद फिर रनिंग से वेट गया, देखिए रनिंग से वेट गया तो क्या हुआ, वो ब्लॉक हो गया हमारा। अब वेट से रेडी, ठीक है ना, लेकिन वेट से रेडी गया तो क्या, वॉकअप हो गया, वो दोबारा से प्रोसेस में आने के लिए तैयार हो गया वो। ठीक है ना। और रन से अगर हमारा कंप्लीट या टर्मिनेट होता है तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। रन से टर्मिनेट हो गया तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ठीक है ना। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।